welcome to my new video. And today I'm going to explain you all the scope of pharmacy and the role of pharmacist. मैंने आप लोगों से पिछली वीडियो में ये कहा था कि मैं आप लोगों के पास ऐसी वीडियोस लेकर आऊंगी जिसमें मैं फार्मासिस्ट का रोल बताऊंगी कि फार्मेसी असल में होता क्या है। लोग इस फील्ड को बहुत ज्यादा अंडर एस्टिमेट करते हैं और ये सोचते हैं कि फार्मेसी जो है उसका कोई स्कोप नहीं है, उसमें सिर्फ दवाइयाँ बेचने का काम है ये वो। तो मैंने ये सोचा था कि मैं ये मिसअंडरस्टैंडिंग आप लोगों की दूर करूंगी और आपको बताऊंगी कि फार्मेसी कितनी वास्ट फील्ड है और उसमें कितनी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज हमें मिल सकती है। तो जैसा कि मैंने कहा था, तो मैं ये आज आपके पास ये वीडियो लेके आई हूँ जिसमें मैं आपको कंप्लीटली ये चीजें बताऊंगी कि किस तरीके से फार्मेसी अपना रोल जो है वो कम्युनिटी में भी दे सकते हैं, हॉस्पिटल्स में भी दे सकते हैं, क्लिनिकली भी उनका काम वो कर सकते हैं। मैं मानती हूँ कि यहाँ पाकिस्तान में जहाँ हम लोग रहते हैं वहाँ जो है वो फार्मासिस्ट की इतनी इम्पोर्टेंस नहीं है, फार्मासिस्ट को इतनी ज़्यादा वैल्यू नहीं की जाती है। और हर जो जो बंदा फार्मासिस्ट नहीं भी है तो वो भी इलीगली दवाइयाँ बेच लेता है और ये सारे काम होते हैं। ठीक है, मैं मानती हूँ ये बात को, लेकिन इसके अलावा भी फार्मासिस्ट का काम सिर्फ दवाइयाँ बेचना नहीं है। ठीक है, और भी बहुत सारी ड्यूटीज होती है, बहुत सारी जॉब्स होती है फार्मेसी की जो मैं आज आपको बताऊंगी। कि उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो पे बहुत बहुत सारा प्यार दिखाइएगा, बहुत सारा सपोर्ट शो करिएगा प्लीज, ताकि मैं आगे ऐसी वीडियोस आप तक लाती रहूं। मैंने इस प्रेजेंटेशन को खुद बनाया है और मैंने इस पे बहुत मेहनत की है। तो प्लीज आप मुझे इस वीडियो पे सपोर्ट दिखाएं, लव शो करें, लाइक करें, कमेंट करें। और आपको अगर चाहिए कि मैं ऐसी और वीडियोस बनाऊं और आपको बताऊं कि फार्मेसिस्ट का क्या रोल होता है, तो और फार्मेसी की फील्ड की क्या इम्पोर्टेंस है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि अगर आप ऐसी वीडियोस बताना चाहते हैं। लेकिन इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप सबको ये बात बहुत क्लियरली बताना चाहूंगी कि कोई भी यहाँ पाकिस्तान में, कराची में या किसी भी शहर में बैठे, घर बैठे खाली जो ये स्कैम्स आते हैं ना, वीडियो देख के पैसे कमाओ और क्या कहते हैं, सर्विस फिल के करके पैसे कमाओ, एड्स देख के पैसे कमाओ, ऐसा कुछ भी नहीं होता। प्लीज आप लोग इन सब चीजों में अपना टाइम वेस्ट ना करें। और जो ऑथेंटिक चीजें हैं, जो ऑथेंटिक वेबसाइट्स है, जो जैसे कि फ्रीलांसिंग है, अपवर्क है, ये सारी जो ऑथेंटिक वेबसाइट है आप उस पे काम करें, उस पे अपना टाइम दें। ये सारी जो चीजें होती है ना, वीडियोस देख के पैसे कमाए सर, प्लीज अपना टाइम वेस्ट ना करें। मैंने ऑनलाइन अर्न किया है, ठीक है। मुझे पता है कि जब हम लोग इंटरमीडिएट के बाद बच्चों को बहुत ज्यादा जरूरत होती है, बहुत ज्यादा फील होता है कि हम खुद की अर्निंग करें, हमारी खुद की पॉकेट मनी होनी चाहिए ताकि हमें किसी से मांगने की जरूरत ना पड़े। मेरे साथ भी यही था। मैंने जब अपना इंटरमीडिएट कंप्लीट किया तो उसके बाद मैं एम कैट कर रही थी, एमडी कैट पढ़ रही थी, और मुझे बहुत ज्यादा नीड थी कि कोई जो है मुझे मैं मुझे फाइनेंशियली कोई सपोर्ट हो, मतलब मैं खुद से कुछ अर्न करूँ, ये वो बहुत ज्यादा मुझे था। तो फिर उसके बाद मैंने एक ऑनलाइन वेबसाइट थी, वहां पर जाके मैंने अपने आप को रजिस्टर करवाया और वहां मैं ऑनलाइन ट्यूशंस देती थी। ठीक है, अब ये जो ट्यूशंस देना है ना, इसमें मेहनत है। ठीक है, ऑनलाइन ट्यूशंस देती थी मैं। तो ऐसा काम था वो कि उसमें मेहनत थी। ठीक है, एक एक घंटे, दो दो घंटे काम करना पड़ता था। ठीक है, मेहनत करते थे तो अर्न होता था। ठीक है, खाली वीडियो देखने से, सर्विस देखने से अर्न नहीं होता है। ठीक है, आपको उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। तो मैंने मेहनत की, मैं दो दो घंटे बच्चों को पढ़ाती थी ऑनलाइन, और उसमें भी मुझे कोई इतना ज्यादा, मैं आपको ये भी बात क्लियर करती चलूं कि ऐसा नहीं होता कि आप कोई भी काम स्टार्ट करो और एकदम से आपको लाखों में और हजारों में, आजकल की जनरेशन का यही माइंड बना हुआ है कि भाई हमारे पास तो ग्रेजुएशन की डिग्रीज है और हमें तो जो है वो स्टार्टिंग सैलरी हमारी तो जो है 1 लाख तक होगी। ऐसा कुछ नहीं है। आपको कोई भी फील्ड में आगे आने से आगे आने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है। ठीक है, मैं भी जो ट्यूशंस पढ़ाती थी ऑनलाइन, उसमें मेरी स्टार्टिंग सैलरी कुछ भी नहीं थी।
लेकिन जब मैं पढ़ाने लगी, जब लोगों ने मेरा पढ़ाने का वे पसंद किया, जब मुझे और ट्यूशन्स आने लगे और अच्छे ट्यूशन्स आने लगे, मतलब अच्छी सैलरी पैकेज पे ट्यूशन्स आने लगे, तब मैंने, हाँ, मैंने उस फील्ड पे कमांड हासिल कर ली थी और फिर मुझे जो है वो, हाँ, अच्छी अर्निंग होती थी। ठीक है? तो ये होता है कि आपको मेहनत करनी पड़ती है, ठीक है? घर बैठे आपको कोई भी पैसे नहीं देगा, और स्पेशली अगर ऐसा होता कि खाली वीडियोस देखने से और सर्वे देखने से पैसे कमाए जा रहे होते, तो पाकिस्तान में इतनी गुर्बत ना होती। ठीक है? तो आप ये सब चीजें सोचें और इन चीजों में अपना टाइम वेस्ट प्लीज ना करें। और जो मैं आज आपको फार्मेसी के और रूल्स रेगुलेशंस बता रही हूँ, जो मैं आपको रोल्स बता रही हूँ फार्मेसिस्ट के, उसको समझिएगा। और ये भी बात समझिएगा कि कोई भी चीज आसान नहीं है, ठीक है? पैसा कमाना बिल्कुल भी आसान नहीं है। और अगर मतलब इन फ्यूचर अगर मैं कोई वीडियो बनाऊंगी तो मैं आपको जरूर बताऊंगी, उसमें मैं आपको वेबसाइट भी बताऊंगी और मैं आपको डिटेल्स भी बताऊंगी कि उस वेबसाइट पे कैसे रजिस्टर्ड होकर ट्यूशन पर ऑनलाइन ट्यूशन हम दे सकते हैं। ठीक है? उसमें बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, ऑनलाइन भी दे सकते हैं, आप किसी के घर जाके भी दे सकते हैं, आप बच्चों को अपने घर भी बुला सकते हैं, और वो ऑथेंटिक है। ठीक है? अब ये सारी वेबसाइट भी है ना, बहुत सारी फेक वेबसाइट्स भी है, मैंने खुद ने भी ये चीज बुक की है कि मैंने भी एक वेबसाइट पे रजिस्टर करवाया था और उन्होंने 1500 रजिस्ट्रेशन चार्जेस मांगे, मैंने भर दिए, और देन वो लोग ने मतलब कोई आगे से रिस्पॉन्स नहीं दिया, कोई उनके पास ट्यूशंस नहीं थे। ठीक है? तो ये स्कैम्स यहाँ पर भी मौजूद है, स्कैम्स हर जगह मौजूद है। ठीक है? तो आपने जो है वो बड़े एहतियात से काम करना है, और कोई भी आपको अर्निंग से पहले आपको इन्वेस्टमेंट नहीं लगानी किसी चीज में। ठीक है? तो ये सारी बात आप लोगों ने याद रखनी। और अगर आप लोगों को ये जानना है कि मैंने किस वेबसाइट से ट्यूशन पढ़ाए और कौन सी वेबसाइट ज्वाइन की है, तो आप जो है वो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आप लोगों को इस पे भी एक वीडियो चाहिए या नहीं, तो मैं इस पे भी आप लोगों को एक वीडियो बना दूंगी। तो चले आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जी, तो पहले मैं आपको ये बताती चलूं कि फार्मेसी की कितनी टाइप्स होती है। ठीक है? अब फार्मेसी की जो है वो टाइप्स मैंने आपके सामने मेंशन की हुई है: कम्युनिटी फार्मेसी, हॉस्पिटल फार्मेसी, क्लिनिकल फार्मेसी, इंडस्ट्रियल फार्मेसी, कंपाउंडिंग फार्मेसी, कंसल्टिंग फार्मेसी, एम्बुलेटरी फार्मेसी, रेगुलेटरी फार्मेसी, होम केयर फार्मेसी। ठीक है? इतनी सारी फार्मेसी हमारे पास मौजूद है। और लोग सोचते हैं कि फार्मेसिस्ट का कोई स्कोप नहीं है, फार्मेसिस्ट डॉक्टर नहीं होते। नहीं, ऐसी बात नहीं है। ठीक है? जो डॉक्टर, जो एमबीबीएस डॉक्टर के पास जो नॉलेज नहीं होती ना, वो फार्मासिस्ट के पास होती है। ठीक है? तो चलो, अब मैं आपको एक एक रोल बताती जाऊंगी और आपको पता चलता जाएगा कि फार्मासिस्ट की कितनी इंपॉर्टेंस है। ठीक है? अच्छा, अब नेक्स्ट है हमारे पास कम्युनिटी फार्मेसी। अब कम्युनिटी फार्मेसी में क्या होता है? कम्युनिटी फार्मेसी क्या होता है? वो बेसिकली जो है, या तो आपका ओन बिजनेस भी हो सकता है, ठीक है, जिसे इंडिपेंडेंट फार्मेसी कह सकते हैं, या तो आप जो है वो एक ग्रुप ऑफ पीपल जो मतलब इन्वेस्टमेंट लगा के एक फार्मेसी खोल रहे हैं। ठीक है? और फिर उसमें जो है वो दवाइयां बेची जा रही है। ये वो कम्युनिटी फार्मेसी का बेसिकली मकसद ये है कि ऐसी जगह पर फार्मेसी होना जहाँ एक तरह की पब्लिक रहती हो। ठीक है? उनकी नीड सेम हो, वो सेम जोग्राफिकल एरिया शेयर करती हो। ठीक है? ऐसी जगह पर, मतलब जैसे कि आपके घर से कोई फार्मेसी करीब है, ठीक है, तो वो आपकी कहलाएगी कम्युनिटी फार्मेसी। कम्युनिटी फार्मेसी की जो है वो एक बिजनेस टाइप फील्ड है। ठीक है? जिसमें आप अपना खुद का बिजनेस कर सकते हो स्टार्ट, अगर आपके पास जो है वो अच्छी खासी इनकम है और आपको चाहिए कि वो आप इनकम किसी चीज में इन्वेस्ट करें। तो ये जो है कम्युनिटी फार्मेसी उसके लिए होती है कि आप कोई अपना बिजनेस स्टार्ट करें मेडिसिन वगैरह का। तो ये सारी होती है। अच्छा, कम्युनिटी फार्मेसी को हम रिटेल फार्मेसी भी बाज दफा बोलते हैं, क्योंकि उसमें जो है हम लोग एक तो रिटेल फार्मेसी में क्या होता है कि हम एक तो जो जो कंज्यूमर्स हैं, ठीक है, जो पेशेंट्स हैं, हम उन तक मेडिसिन पहुंचा रहे हैं। और दूसरा जो मतलब रीसेलर्स है, ठीक है, मतलब जो आपकी दवाइयां आपसे बल्क में लेकर और आगे पब्लिक तक पहुंचा रहे हैं। ठीक है? तो प्रोड्यूसर्स, मतलब जो आपको और ज्यादा आपकी दवाइयों को सेल कर रहे हैं। ठीक है? तो रिटेल फार्मेसी के ये दो काम होते हैं, जबकि कम्युनिटी फार्मेसी जो होती है वो बेसिकली पेशेंट की काउंसलिंग भी करती है। ठीक है? सारे जो है स्टॉकिंग भी करती है, पेशेंट की प्रिस्क्रिप्शन की डिटेल्स भी अपने पास रखती है। इसके बहुत सारे, एक फार्मेसी, कम्युनिटी फार्मेसी खोलने के बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस है, वो भी आइंदा मैं आपको कभी किसी वीडियो में बताऊंगी। ठीक है?
तो इसकी भी बहुत सारी टाइप्स है, इंडिपेंडेंट फार्मेसी, चेन फार्मेसी, फ्रेंचाइज फार्मेसी, मेल ऑर्डर फार्मेसी, बहुत सारी फार्मेसी की टाइप्स है, ठीक है। तो कम्युनिटी फार्मेसी बेसिकली एक बिजनेस होता है जिसमें एक या एक से ज्यादा लोग जो है वो इन्वेस्ट करके एक दुकान मतलब टाइप ऑफ शॉप खोल रहे हैं जिसमें वो लोग मेडिसिन को सेल कर रहे हैं। इसमें आप और भी चीजें सेल कर सकते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल मेडिसिन के साथ आप जो है वो सर्जिकल जो इक्विपमेंट्स होते हैं वो भी आप दे सकते हैं, ऑर्थोपेडिक इक्विपमेंट्स भी आप सेल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये होती है कम्युनिटी फार्मेसी। अब हमारे पास है हॉस्पिटल फार्मेसी। हॉस्पिटल फार्मेसी में जो है वो पेशेंट का रोल ये होता है, सिर्फ दवाइयां बेचना नहीं होता, ठीक है। लोग समझते हैं कि हॉस्पिटल फार्मेसी का नाम मतलब होता है कि आपने जाके दवाइयां बेचनी, जबकि हॉस्पिटल फार्मेसी का बहुत सारे काम होते हैं, ठीक है। एक तो ये होता है कि दवाइयां बनाना, ठीक है, दवाइयों को स्टोर करना, दवाइयों की कंपाउंडिंग करना। कंपाउंडिंग मतलब कि उनको पेशेंट के डोजेज के हिसाब से और पेशेंट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से दवाइयों को कंपाउंड करना, ठीक है, बनाना। और फिर उसके बाद डिस्पेंस करना, ऑब्वियसली दवाइयां बेचना, फिर मेडिकल एडवाइस देना पेशेंट को कि आया ये दवाई जो है आपके लिए मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर कोई पेशेंट है वो एक ब्रांड की दवाई लेके आया है जो कि वो अफोर्ड नहीं कर सकता, तो यू विल एडवाइज देम कि आप जो है ये वाले ब्रांड की दवाई ले लें, इसके कॉन्स्टिट्यूएंट एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट सब सेम है, सिर्फ ब्रांड नेम चेंज है। तो अगर आप ये भी ले लेंगे तो आपको ये सस्ती पड़ जाएगी और आप दवाई इजीली ले सकते हैं। तो ये सारी एडवाइजिंग करनी होती है पेशेंट्स को। और इसके अलावा हॉस्पिटल फार्मेसी में जो है वो फार्मासिस्ट जो है वो पेशेंट्स के साथ इंटरेक्ट करता है, डॉक्टर नर्सेस के साथ फिजिशियंस के साथ जो है उसका इंटरेक्शन होता है, और वो जो है वो गाइड करता है कि किस तरीके से कौन सी दवाई जो है वो सुटेबल होगी पेशेंट के लिए, ठीक है। मैं आपको यहाँ पर ये बात बताती चलूं कि जो हमारे पास फिजिशियंस बैठे हुए होते हैं, जो एमबीबीएस डॉक्टर्स बैठे हुए होते हैं, उनके पास दवाइयों की नॉलेज नहीं होती, ठीक है। मतलब होती है बेसिक नॉलेज उनके पास भी होती है, ऑब्वियसली ऐसा तो नहीं कि उनको दवाइयों के बारे में पता नहीं होता, बट जितना एक फार्मासिस्ट को पता होता है डोजिंग के बारे में, साइड इफेक्ट्स के बारे में, यूजेस के बारे में, उतना ज्यादा डॉक्टर्स को नहीं पता होता, ठीक है। तो फार्मासिस्ट का रोल यहाँ पर आ जाता है कि वो जो है फिजिशियंस के साथ जो है डॉक्टर के साथ नर्सेस के साथ इनकॉपरेट करते हैं, ठीक है, और जो है वो अपनी सर्विसेज पेशेंट तक पहुंचाते हैं। अच्छा, इसके अलावा जो है वो क्लिनिकल फार्मेसी आती है। क्लिनिकल फार्मेसी पेशेंट का जो है मेडिकेशंस का यूज जो है वो बताते हैं, मेडिकेशन फिजिशियंस के साथ काम करते हैं, नर्स के साथ काम करते हैं, फिजिशियन के साथ एज एन असिस्टेंट काम करते हैं, उनको असिस्ट करते हैं, उनकी हेल्प करते हैं। कम मेडिसिन की प्रिपरेशन के लिए जो मतलब डोजेज वगैरह तैयार करने के लिए, ये सारे काम करने के लिए जो है फार्मासिस्ट क्लिनिक में काम करते हैं। यहाँ पर पाकिस्तान में क्लिनिकल फार्मेसी का कॉन्सेप्ट बहुत कम है, सिर्फ आगा खान, अब्बासी शहीद, मतलब दो तीन जगह ही ऐसी है जहाँ पर क्लिनिकल फार्मेसी है, ठीक है। इसके अलावा जो हमारे पास हॉस्पिटल फार्मेसीज है वो बहुत सारी जगह पर हमें मिलती है, जैसे कि हर हॉस्पिटल में ही आप देखेंगे कि फार्मेसीज होती हैं जो दवाइयाँ देती हैं और दवाइयाँ बेचती हैं। मैं यहाँ पर बैठी नहीं वीडियो।
एक तो बड़े जाने पेन से विद्यार्थी नहीं एक तो अवार्ड मनाता मम्मी काय बोल दो नहीं हाँ ना वो वीडियो रिकॉर्ड करी सही से। जी, तो अब मैं आपको बताऊंगी कि हॉस्पिटल फार्मेसी में किस तरीके से फार्मासिस्ट का क्या रोल होता है और वो क्या काम करते हैं। ठीक है, तो हॉस्पिटल फार्मेसी में जो है वो फार्मासिस्ट जो है ऑब्वियसली कंपाउंडिंग करते हैं। ठीक है, जो प्रिस्क्रिप्शन पेशेंट लेके आता है उसके हिसाब से दवाई की डोजिंग करना और जितने दिन की मेडिसिन उनको चाहिए उतने दिन की उनको मेडिसिन प्रोवाइड करना, क्योंकि बहुत सारी नार्कोटिक ड्रग्स होती है। ठीक है, जिसकी ओवर डोजिंग या ओवर दवाइयाँ अगर वो ले लेता है ज्यादा, मतलब जो रिक्वायरमेंट है उससे ज्यादा दवाइयाँ अगर पेशेंट ले लेता है तो उसके साइड इफेक्ट्स बहुत ज्यादा आते हैं और जो है पेशेंट एडिक्टिव हो सकता है उससे। तो ऐसी ड्रग्स की कंपाउंडिंग करना और एक्सैक्ट डोजिंग करना बहुत जरूरी है। तो ये रोल जो है वो हॉस्पिटल फार्मेसी में फार्मासिस्ट का होता है। ठीक है, और इसके साथ साथ जो है फार्मासिस्ट जो है वो एडवाइस करता है पेशेंट को, डॉक्टर को, नर्सेस को एंड अदर हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स। मैं आपको यहाँ पर ये बात क्लियर करती चाहूँ कि डॉक्टर्स के पास जो है वो दवाइयों की इतनी नॉलेज नहीं होती जितनी एक फार्मासिस्ट के पास दवाइयों की नॉलेज होती है। ये बात आपने जो है समझनी है कि क्योंकि जो है वो फार्मासिस्ट जो है वो डॉक्टर को एडवाइस करता है कि देखिए ये ब्रांड जो है ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव ब्रांड है। ठीक है, इसी एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट में, इसी डोजेज फॉर्म में और इसी जो है वो कंसंट्रेशन में, इसी एमजीज में जो है वो आपके पास एक ड्रग अवेलेबल है जिसे आप पेशेंट को प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। तो वो उसके लिए सूटेबल भी होगा लेना और वो उससे जो एडहेसिव भी रहेगा। ठीक है, अपनी मेडिकेशन से, मतलब वो मेडिकेशन छोड़ेगा नहीं। ठीक है, वो उसको कंटिन्यूसली लेगा। तो ये सारी चीजें जो है वो फार्मासिस्ट जो है वो एडवाइस करता है पेशेंट को, डॉक्टर्स को, नर्सेस को। ठीक है, और दूसरे जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स होते हैं, तो हॉस्पिटल फार्मेसी में फार्मासिस्ट का ये काम होता है। ठीक है, सिर्फ दवाइयाँ बेचना काम नहीं होता। अब हमारे पास है क्लिनिकल फार्मेसी। क्लिनिकल फार्मेसी जो है वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट ब्रांच है फार्मेसी की। और फिर इसमें जो है हम लोग पेशेंट की जो है हेल्थ को, वेलनेस को और डिजीज की प्रिवेंशन को हम लोग जो है वो प्रमोट करते हैं। ठीक है, अब जो फार्मासिस्ट होते हैं वो क्या करते हैं कि वो इंटरेक्ट करते हैं। ठीक है, इसके साथ फिजिशियंस के साथ कोलैब करते हैं, नर्स प्रैक्टिशनर के साथ कोलैब करते हैं, हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के साथ कोलैब करते हैं। ठीक है, और सारे जो है वो दवाइयों की डोजिंग वगैरह सारी डिसाइड करते हैं और जो है वो हेल्प करते हैं, मतलब असिस्ट करते हैं फिजिशियंस वगैरह को प्रिस्क्रिप्शन लिखने में। ठीक है, अच्छा, अब नेक्स्ट है हमारे पास इंडस्ट्रियल फार्मेसीज। इंडस्ट्रियल फार्मेसीज जो है वो बहुत एक इम्पॉर्टेंट ब्रांच है फार्मेसी की और बहुत सारे लोग ये कोशिश करते हैं कि हम इंडस्ट्रीज की तरफ जाएं, हमें हमें इंडस्ट्री में जॉब मिल जाए एक अच्छी पोस्ट पर, सारी चीजें। तो ये सारी जो है वो इंडस्ट्रियल फार्मेसीज का जो है वो बहुत ज्यादा स्कोप है। हाँ, ये और बात है कि फार्म इंडस्ट्रियल में जो है वो आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। ठीक है, अपने एक मुकाम पे आने के लिए और प्रमोशन हासिल करने के लिए। ठीक है, अब इंडस्ट्रियल फार्मेसीज में बेसिकली फार्मासिस्ट का क्या रोल होता है। देखो, कोई भी चीज आपको स्टार्ट करने से पहले ना आपको छोटे पैमाने पे काम करना पड़ेगा। ठीक है, आप ऐसे नहीं बोल सकते कि मैं डायरेक्ट जो है वो फार्मेसी में इंडस्ट्री में जॉब लेने के लिए जाऊं और मुझे क्वालिटी कंट्रोल में रख दें। ठीक है, ऐसा नहीं होता। आपको जो है पहले इनिशियल लेवल पे जो है रिसर्च में, प्रोडक्शन में काम करना पड़ता है, जहाँ पर आप दवाइयों पे रिसर्च करते हो।
ठीक है, लेबोरेटरी वर्क करते हो, जब वहां पर आपको थोड़ी देर अपना टाइम देना पड़ता है, थोड़े टाइम, फिर उसके बाद जो है आहिस्ता आहिस्ता आपके प्रमोशंस होते हैं। तो इंडस्ट्री में जो फार्मेसी का काम होता है वो रिसर्च का होता है, प्रोडक्शन का होता है, ऑब्वियसली दवाइयाँ बनाने का होता है, पैकेजिंग का होता है। क्वालिटी कंट्रोल क्या होता है? क्वालिटी कंट्रोल जो है ये चेक करना होता है कि बेसिकली जो आपके यहाँ से ड्रग जा रही है वो आया स्टेबल है, ठीक है, आया डिग्रेड तो नहीं हो रही स्टोरेज टाइम पे, ठीक है, जब जिस टाइमिंग तक उसे स्टोर रहना है, ठीक है, मतलब जिस टाइम से वो बनी और जिस टाइम तक जो जब वो कंज्यूमर के हाथ में जाएगी, वो जो टाइम है उस टाइम में जो है वो आया ड्रग डिग्रेड तो नहीं हो रही, ड्रग इस सही स्टोरेज फॉर्म में तो है। अब नेक्स्ट है हमारे पास कंपाउंडिंग फार्मेसी। ठीक है, तो कंपाउंडिंग फार्मेसी क्या होता है कि फॉर एग्जांपल हमारे पास एक पेशेंट आया है, ठीक है, उसे हमें एक दवाई देनी है जो कि हमारे पास ओरल फॉर्म में प्रेजेंट है, ठीक है, ओरल डोजेज फॉर्म में प्रेजेंट है, बट जबकि पेशेंट जो है वो उसको ओरली नहीं इनटेक कर सकता, तो आपने जो है उसी दवाई को इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, टॉपिकल फॉर्म में या फिर आईवी के फॉर्म में आपने जो है वो उसको कन्वर्ट करना है ताकि पेशेंट उसको इजीली ले सके। इसके अलावा जो है कंपाउंडिंग फार्मेसी में ये होता है कि अगर कोई पेशेंट को आपके पास दवाई देनी है आपको, जिसमें आप जो पेशेंट डायबिटिक है, ठीक है, अब आपको पता है कि ये दवाई देने से उसका ग्लूकोज लेवल और हाई होगा, तो आपने उस दवाई को इस तरह से कंपाउंडिंग करनी है कि उसका जो एक्टिव जो वो कॉन्स्टिट्यूएंट है, जैसे फॉर एग्जांपल सक्रोज है, ठीक है, जिसकी वजह से उसकी बॉडी में जो है वो ग्लूकोज लेवल इंक्रीज हो रहा है, तो आपने वो कॉन्स्टिट्यूएंट को किस तरीके से एडजस्ट करना है या किस तरीके से रिप्लेस करना है किसी और कॉन्स्टिट्यूएंट से, जिसकी वजह से उसकी बॉडी में जो है वो लेवल डायबिटीज का ना बढ़े, ठीक है। और अगर कोई पेशेंट किसी एक्सीपिएंट से एलर्जिक है, ठीक है, कोई भी किस्म की उसको कोई प्रॉब्लम हो जाती है, मतलब फॉर एग्जांपल कि अगर उसको कोई दवाई लेने से किसी किसी एक्सीपिएंट से उसको रैशेज हो रहे हैं, कोई साइड इफेक्ट आ रहा है, उसको भी हम लोग कंपाउंडिंग करके कैसे दूर कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास कंसल्टिंग फार्मेसी। अब कंसल्टिंग फार्मेसी जो है वो हमारे पास एक नई ब्रांच है जिसमें जो है हम लोग थ्योरेटिकल रिव्यू करते हैं मेडिकेशंस पे, ठीक है, जितनी मेडिकेशंस ऑलरेडी हमारे पास बन चुकी है हम उस पे रिव्यू करते हैं, ठीक है। तो ये जो है वो हमारे पास नई फील्ड है फार्मेसी की, जिसमें हम जो पेशेंट को जो है वो घर पे सर्विसेज, नर्सिंग सर्विसेज जो है हम प्रोवाइड करते हैं और घर पे जाके उसको मेडिसिन जो है वो देते हैं, ठीक है, ताकि वो मेडिसिन को अच्छी तरीके से ले सके और अपना कोर्स जो है, प्रिस्क्रिप्शन जो है वो कंप्लीट कर सके। नेक्स्ट है हमारे पास एम्बुलेटरी केयर फार्मेसी। अब ये जो फार्मेसी होती है ना, ये मोबाइल फार्मेसी होती है, ठीक है, और ये बेसिकली उन एरियाज, रूरल एरियाज के लिए होती है, ठीक है, जहाँ पर जो है वो डिजीज का रेट बहुत ज्यादा हाई है और पेशेंट जो है वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड डिजीज में मुब्तला है, तो ऐसी जगह के लिए जो है वो हम एम्बुलेटरी केयर फार्मेसी होती है, जो कि एक टाइप ऑफ मोबाइल फार्मेसी होती है, जो जहाँ पेशेंट होता है वो वहां जाती है, अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, दवाइयाँ देते हैं और पेशेंट की हेल्थ को इम्प्रूव करते हैं। इसके साथ साथ हमारे पास रेगुलेटरी फार्मेसी है। अब रेगुलेटरी फार्मेसी जो है वो गवर्नमेंट फार्मेसी भी कहलाती है। इसमें बेसिकली जो है वो हम लोग पेशेंट का जो जो हमारे पास जो दवाइयों के जो प्रिस्क्रिप्शन के रूल्स होते हैं, जो फार्मेसी के रूल्स होते हैं, जो फार्मासिस्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, उन सबको हम लोग जो है वो फॉर्म करते हैं, ठीक है, जैसे दवाइयों की रेगुलेशन और रूल्स वगैरह जो है हम लोग फॉर्म करते हैं। जैसे कि अगर एक फार्मेसी आपने खोलनी है तो उसका एरिया कितने स्क्वायर फीट का होना चाहिए, उसका बोर्ड कैसा होना चाहिए, उसमें क्या क्या चीजें अवेलेबल होनी चाहिए, उसमें काम करने वाले पर्सनल कैसे होने चाहिए, ठीक है, और जो आपकी दवाइयाँ हैं वो फूड एंड ड्रग से जो है वो फूड एंड ड्रग अथॉरिटी से जो है वो अप्रूव्ड होनी चाहिए। तो ये सारी चीजें जो है वो रेगुलेटरी फार्मेसी में देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास होम केयर फार्मेसी। अब होम केयर फार्मेसी में जो है वो हमारे पास जो
बेसिकली जो है इंजेक्टेबल्स, जो है दवाइयाँ जो है वो इंजेक्टेबल्स के फॉर्म में जो है हम लोग एडमिनिस्ट्रेट करते हैं, और जहाँ पर पेशेंट होता है वहीं पर जाके हम उस दवाइयों को बनाते हैं और पेशेंट को एडमिनिस्ट्रेट करते हैं। ठीक है, इसमें जो है ओरल और टॉपिकल फॉर्म की दवाइयाँ नहीं होती, इस वजह से इसको जो है इन्फ्यूजन फार्मेसी भी कहा जाता है, क्योंकि हम इसमें सिर्फ जो है वो इंजेक्टेबल्स को प्रिपेयर करते हैं पेशेंट के घर पे जाके, मतलब होम एनवायरनमेंट में हम इंजेक्टेबल्स प्रिपेयर करते हैं और पेशेंट को एडमिनिस्ट्रेट। जी, तो आज की वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं। आज की वीडियो में मैंने आपको बताया कि कितने टाइप की फार्मेसी होती है और उसमें फार्मेसिस्ट का क्या क्या रोल होता है। ठीक है, तो अब अ, यहाँ पर हम आज की वीडियो को एंड करते हैं। तो अब नेक्स्ट वीडियो आने तक यू गाइस स्टे टर्न, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, एंड मे गॉड ब्लेस यू।